हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेज यूपी। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारे क्रियात्मक अनुसंधान का फाइल हमें कैसे बनाना है, यानी कि कैसे लिखना है हमें हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का फाइल। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो क्लासेज यूपी। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें, अवश्य करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें क्रियात्मक अनुसंधान का अपना फाइल कैसे बनाना है, इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रमाण पत्र। हेडिंग लिखेंगे सबसे पहला, जो हमारा पहले पेज पे हम लिखेंगे, इसे हम राइट पेज पे लिखेंगे। उसमें लिखेंगे प्रमाण पत्र, जो कि ये टीचर या विद्यालय की ओर से दिया जाता है, तो इसे हम उस भाषा में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, आप जो भी हैं छात्राध्यापिका, वो लिखेंगे। बीएड ने अपना क्रियात्मक अनुसंधान मेरे निर्देशन में नियमानुसार पूर्ण किया। इनके क्रियात्मक अनुसंधान का शीर्षक, आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान का शीर्षक होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरा है कक्षा 8 के विज्ञान विषय के विद्यार्थियों द्वारा क्रिया कार्य में नकल करके लाने की समस्या। ये मेरा जो है क्रियात्मक अनुसंधान का शीर्षक, यानी कि समस्या है ये मेरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपका जो होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक, आप जो भी हैं, द्वारा एकत्रित मौलिक तथ्यों पर आधारित है। इनका कार्य प्रशंसनीय है एवं चरित्र उत्तम है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये आप प्रमाण पत्र पहले पेज पे लिखेंगे, उसमें यहाँ पे दिनांक लिख देंगे नीचे 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ के, और फिर निर्देशक लिख देंगे। यहाँ जो जिस टीचर द्वारा उनके निर्देशन में आपने क्रियात्मक अनुसंधान किया होगा उसका नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो निर्देशक लिख के छोड़ देंगे। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम प्राकथन। प्राकथन में क्या लिखते हैं वो देखेंगे। प्राकथन हेडिंग लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं अपनी ओर से। अभी तक जो था वो हमारे टीचर की ओर से था, जिसके निर्देशन में हमने क्रियात्मक अनुसंधान कार्य किया है। ये प्राकथन जो होता है ये हमारा स्वयं का होता है, ठीक है। हम स्वयं की ओर से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, सर्वप्रथम मैं वाग्देवी माँ सरस्वती एवं परम पिता परमेश्वर को सहृदय कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिनकी असीम अनुकंपा से मुझे अपने क्रियात्मक अनुसंधान कार्य को पूर्ण करने हेतु असीम ऊर्जा एवं अथाह साहस जो है प्राप्त हुआ है। शिक्षा किसी भी देश की आधारशिला होती है, जिसके उन्नयन का दायित्व देश के शिक्षकों का होता है। इसलिए शिक्षकों का अपने शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण व प्रभावशाली बनाने के लिए आधुनिक परिवर्तनों को आत्मसात करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान एक नई पद्धति है, जिसका प्रयोग करते हुए एक शिक्षक शिक्षण के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की तात्कालिक समस्याओं, इस पर हम गौर करेंगे। जो तात्कालिक समस्या होती है उसके लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं, का समाधान कर अपने शिक्षण कार्य को सहज व प्रभावशाली बनाता है। प्रस्तुत क्रियात्मक अनुसंधान को मूर्त रूप से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के में आप सभी से प्रेरणा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, क्योंकि प्रत्येक कृति का आरंभ बिंदु प्रेरणा और अंतिम प्रस्तुति होती है। प्रेरणा हमारे व्यक्तित्व का जो होता है वो बाह्य तत्व होता है। इसमें शोध की शक्ति और संभावना का बोध सन्निहित होता है। आगे लिखेंगे, प्रस्तुत क्रियात्मक अनुसंधान में मैंने जिन गुरुजनों, महानुभावों, सुधिसाधकों, सज्जनों तथा स्वजनों का आशीर्वाद व स्नेह प्राप्त किया, अतः उनका नाम स्मरण किए बिना मैं कैसे रह सकती हूँ या सकता हूँ। आप जो भी हैं उस हिसाब से लिख लेंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं इसी क्रम में, आगे लिखते हैं, इस क्रियात्मक अनुसंधान की सफलता के लिए सर्वप्रथम मैं अपने निर्देशक, जैसा कि अभी मैंने ऊपर समझाया था प्रमाण पत्र में, जिसके निर्देशन में जो आपका टीचर, जिसके निर्देशन में जिस टीचर के आपने ये किया होगा क्रियात्मक अनुसंधान, या जो टीचर फाइल बनवा रहा होगा उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। निर्देशक का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन व प्रेरणा मुझे प्राप्त हुआ। उनका प्रोत्साहन एवं शिष्य वात्सल्यता को कभी भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। मार्गदर्शन के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति के साथ कृतज्ञता के कुसुम अर्पित करती हूँ, ठीक है। इसके पश्चात महाविद्यालय के गरिमा को गौरवमयी बनाने वाले महाविद्यालय के प्राचार्य, अपने महाविद्यालय के यहाँ पे प्राचार्य का नाम लिख देंगे, और आपके जो भी टीचर होंगे यहाँ पे शिक्षा संकाय प्रभारी, उसका नाम लिख देंगे, एवं समस्त गुरुजनों के सहयोग, उत्साहवर्धन एवं अपनत्व को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उन सभी लोगों के प्रति मेरी श्रद्धा है एवं मैं उनके प्रति आभारी हूँ।
मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने परिवारजनों के प्रति आभार व्यक्त करूं, जिन्होंने मुझे इस क्रियात्मक अनुसंधान हेतु निरंतर सहयोग व प्रेरणा प्रदान किया व प्रोत्साहित किया। मैं अपने परम आदरणीय पिताजी, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, एवं माता, यहाँ पे माता का नाम यानी मम्मी का नाम लिखेंगे, कि भी मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे सदा ही स्नेह, सहयोग व प्रेरणा प्रदान किया। इसके साथ साथ ही मैं अपने उन सभी सहपाठियों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस अनुसंधान कार्य के अंतर्गत मुझे समय समय पर सहयोग एवं सुझाव दिया। यहाँ तक हम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर लिखते हैं दिनांक। दिनांक, उसके नीचे लिखते हैं स्थान, जहाँ पे आप होंगे, जहाँ का जैसे जिस स्थान पे आप होंगे वहाँ का नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस दिनांक पे आपको ये कार्य करना होगा वो लिखेंगे। अनुसंधानकर्ता या कर्त्री, आप अगर कर्त्री हैं तो अनुसंधानकर्त्री लिखेंगे और कर्ता हैं तो कर्ता लिखेंगे। इसके नीचे आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बीएड और अनुक्रमांक यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पॉइंट हम डालते हैं हेडिंग, वो लिखते हैं अनुसंधान, यानी कि रिसर्च क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देंगे कि रिसर्च क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा याद हम लिख देंगे। इसको सोपान यानी कि चरण वगैरह लिख देते हैं इसमें आगे। तो सबसे पहले देखते हैं अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान यानी कि रिसर्च। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी तथ्य, सिद्धांत, नियम तथा सत्य का प्रतिपादन करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम वैज्ञानिक तर्क या विधियों का प्रयोग करते हुए ज्ञान में परिमार्जन व नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं, ठीक है। ये होता है अनुसंधान। अब देखते हैं रिसर्च, यानी कि अनुसंधान जो है री प्लस सर्च से बना है, री प्लस सर्च से बना है, जिसका अर्थ होता है री का पुनः तथा सर्च का होता है खोज करना, यानी कि पुनः खोज करना, यही होता है अनुसंधान का अर्थ। अतः सुनियोजित ढंग से सूचनाओं को संकलित करने तथा उसका विश्लेषण करके नवीन तथ्यों अथवा सिद्धांतों की खोज करने का कार्य ही अनुसंधान प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं, जैसे करलिंगर के अनुसार। करलिंगर ने कहा है, प्राकृतिक घटनाओं के मध्य संभावित संबंधों के बारे में परिकल्पित तर्क वाक्यों की व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभविक, समालोचनात्मक जांच वैज्ञानिक अनुसंधान है। ये करलिंगर के अनुसार दी हुई परिभाषा है, करलिंगर ने इसे कहा है। अब जीजी ट्रोफोर्ड के अनुसार, जीजी ट्रोफोर्ड ने कहा है, अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा परिष्कृत तकनीकी है। ये जीजी ट्रोफोर्ड ने कहा है। रेडमैन एवं मोली के अनुसार इन्होंने कहा है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं। यानी कि रेडमैन और मोली के अनुसार जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम कोई भी व्यवस्थित यानी कि क्रम में कोई भी प्रयास करते हैं, कोई भी कोशिश करते हैं जो एक क्रम में होता है, उसे ये अनुसंधान कहते हैं, रेडमैन मोली के अनुसार, ठीक है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि अनुसंधान किसी अर्थपूर्ण मौलिक समस्या का समाधान खोजने का एक ऐसा व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, सोद्देश्य, तर्कसंगत तथा इंद्रियानुभव प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अनुसंधान के प्रकार। देखते हैं अनुसंधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अनुसंधान के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला मौलिक अनुसंधान, यानी कि इसे मूलभूत अनुसंधान भी हम कहते हैं। दूसरा अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक अनुसंधान के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो हमारा तीसरा पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आगे चल के, और इसका फाइल कैसे बनाना है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं मौलिक अनुसंधान क्या होता है। पहला हेडिंग लिखेंगे मौलिक अनुसंधान, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये क्या होता है। मौलिक अनुसंधान का तात्पर्य नए तथ्यों एवं सत्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। इसमें समस्या का रूप अधिक व्यापक एवं मौलिक होता है तथा इसका स्वरूप सैद्धांतिक होता है, ठीक है। इसका जो स्वरूप होता है वो सैद्धांतिक होता है और इसमें समस्या अधिक व्यापक और मौलिक होता है, ठीक है। पीवी यंग ने कहा है, मौलिक अनुसंधान उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। पीवी यंग ने कहा है। अब देखते हैं अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक अनुसंधान किसे कहते हैं। हेडिंग लिखेंगे अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक अनुसंधान भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। वह अनुसंधान जो कि किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किए जाते हैं वह व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है, ठीक है।
इस प्रकार के अनुसंधान में मौलिक बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, व्यवहारिक अनुसंधान। तो क्या कहा है इस अनुसंधान में जो होता है मौलिक बुनियादी सिद्धांतों आदि का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। इसे ही हम अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो हमारा है वह है क्रियात्मक अनुसंधान। इसे भी हम शॉर्ट में लिख लेंगे, भले ही आगे हम इसके बारे में और भी व्यापक रूप से इस पे चर्चा करने वाले हैं, पर इसके बारे में यहाँ पे जब हम अनुसंधान के प्रकार में पढ़ रहे हैं तो चर्चा करेंगे ही। तो इसमें लिखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं के समाधान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है और शिक्षण की प्रक्रिया में जो है वो सुधार लाया जाता है। ये होता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। उसका अर्थ अब देखते हैं अनुसंधान के सोपान। अनुसंधान के सोपान हेडिंग लिखेंगे, इसमें देखते हैं अनुसंधान के सोपान निम्नलिखित है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ अनुसंधान के स्टेप्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला है समस्या का चयन करना, दूसरा परिकल्पना का निर्माण, तीसरा शोध की रूपरेखा या प्रारूप का निर्माण करना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण तथा परिणाम का सामान्यीकरण। ये है हमारे अनुसंधान के सोपान। अब एक एक को हम एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो है समस्या का चयन, इसको देखते हैं। प्रथम सोपान में समस्या का चयन किया जाता है। इसके बाद समस्या की परिभाषा की जाती है, जिससे समस्या का सीमांकन होता है और उसे व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। इसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। ये पहला जो हमारा चरण था अनुसंधान के सोपान का पहला स्टेप समस्या का चयन है। दूसरा है परिकल्पना का निर्माण। इसमें देखते हैं द्वितीय सोपान में समस्या के लिए संभावित समाधानों के लिए कथन दिए जाते हैं। इन्हें परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना से संभावित समाधान जो है वो होता है। परिकल्पना किसी भी चीज़ को करने से पहले, परिकल्पना क्या होता है, किसी भी समस्या का संभावित समाधान होता है, जो हमारे माइंड में चलता है। इस समस्या का ऐसे करेंगे तो समाधान होगा, वही हमारा परिकल्पना होता है, जो एक से अधिक हमारे माइंड में बनती चली जाती है। ठीक है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है परिकल्पना से संभावित समाधान होता है। ओके, अब थर्ड जो हमारा चरण है, स्टेप्स है, उसको देखते हैं शोध की रूपरेखा का निर्माण। तृतीय सोपान में परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए प्रारूप यानी कि डिजाइन तैयार की जाती है, जिससे शोध तथा प्रविधियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। ओके, ये था हमारा थर्ड चरण। अब फोर्थ देखते हैं प्रदत्तों का संकलन। हेडिंग लिखेंगे प्रदत्तों का संकलन। चतुर्थ सोपान में प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। परीक्षाएं छात्रों को देकर उनका अंकन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है तथा आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। इसमें लिखेंगे पंचम सोपान में प्रदत्तों को सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकी प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण से परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है तथा प्रदत्तों के विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या की जाती है। अब आखिरी जो हमारा स्टेप है उसको देखते हैं परिणाम का जो होता है, इसमें सामान्यीकरण किया जाता है। इस पर चर्चा करते हैं एक बार। परिणाम का सामान्यीकरण। षष्ठम सोपान में प्रदत्तों के विश्लेषण एवं परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है, जो नवीन ज्ञान की वृद्धि करते हैं और जिनके द्वारा जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार एवं विकास लाया जाता है। सभी प्रकार के शोध कार्यों में इन्हीं सोपानों का अनुसरण किया जाता है। तो गाइस, ये था हमारा अनुसंधान यानी कि रिसर्च। हमने समझा अनुसंधान क्या होता है इसकी, और समझा हमने इसकी परिभाषाएं कुछ देखी, इसके प्रकार और इसके स्टेप्स, इन सभी पर हमने चर्चा किया। अब हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसको देखते हैं। तो इतना क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसका इतिहास सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कैसे इसका विस्तार हुआ। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का संप्रत्यय अपेक्षाकृत नवीन है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा, या व्यवहारिक अनुसंधान भी इसे कहते हैं, के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति या शोधार्थी अपने दिन प्रतिदिन के समस्याओं के समाधान में उनका लाभ नहीं उठा पाते। स्थानीय स्तर पर तात्कालिक समस्या का समाधान वैज्ञानिक ढंग से नवीन प्रकार की अनुसंधान प्रक्रिया का खोज हुआ या प्रादुर्भाव हुआ तथा इसे ही क्रियात्मक अनुसंधान का नाम दिया गया है।
आधुनिक मानव संगठन सिद्धांत को इसका स्रोत माना जाता है। 1917 ईस्वी में कुर्टलेविन ने अपने अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत, इसे हम ध्यान में रखेंगे कि ये कुर्टलेविन कौन है और इनका सिद्धांत का नाम कौन सा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, में इस संबंध में संकेत किया था तथा 1926 ईस्वी में बकिंघम ने शिक्षा के क्षेत्र में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया? बकिंघम ने किया। इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिपादित करने तथा आगे बढ़ाने में वास्तविक श्रेय जो होता है वह एस.एम. कोरे यानी कि स्टीफन एम कोरे को जाता है, जिस कारण इन्हें ही क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कहा जाता है या कहते हैं हम, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जनक कौन है? स्टीफन एम कोरे, या इसे एस.एम. कोरे भी हम कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सफलता प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले बकिंघम ने किया था, और कुर्टलेविन ने सबसे पहले इसके संबंध में संकेत दिया था किस सिद्धांत में? अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत में। इतने पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं आगे। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कार्यरत कर्मियों के द्वारा अपनी समस्याओं का स्वयं अध्ययन करके उनका समाधान प्रस्तुत करना एवं प्राप्त परिणामों का क्रियान्वयन करना है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता निरपेक्ष न रहकर समस्त परिस्थिति का एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहता है। अनुसंधान की इस विधि का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन कोलंबिया विश्वविद्यालय के टीचर्स कॉलेज के प्रोफेसर एस.एम. कोरे यानी कि स्टीफन एम कोरे, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा था, एस.एम. कोरे द्वारा किया गया। यद्यपि इस प्रकार की विधा का प्रयोग सर्वप्रथम शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं तत्काल समाधान के लिए किया था, परंतु आज यह एक जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। इसका प्रयोग प्रशासन, प्रबंधन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सेना, बैंक, उद्योग, अर्थशास्त्र आदि अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है वो, और इसके हम इतिहास के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और लिखने के लिए भी हमें कुछ मैटर चाहिए। परिभाषा देखते हैं। अभ्यासकर्ता द्वारा अपने निर्णयों व क्रियाओं का निर्देशन, संशोधन व मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये किसने कहा है? ये क्रियात्मक अनुसंधान के जनक यानी कि जो एस.एम. कोरे, स्टीफन एम कोरे हैं, उन्होंने कहा है कि अभ्यासकर्ताओं द्वारा अपने निर्णयों और क्रियाओं का निर्देशन, संशोधन व मूल्यांकन की दृष्टि से अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया को हम अनेक व्यक्ति क्या कहते हैं? अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ये स्टीफन एम कोरे द्वारा दी गई परिभाषा है। इसे तो हम हरगिज नहीं भूलेंगे क्योंकि ये इनके जनक ने ये परिभाषा दिया है, तो ये तो पूछेगा ही पूछेगा। लुईस कोहन एवं लॉरेंस मैनियन के अनुसार इन्होंने कहा है, क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक जगत के क्रियाकलापों में एक लघु स्तरीय हस्तक्षेप एवं उस हस्तक्षेप के प्रभाव का निकट से परीक्षण करना है। ये लुईस कोहन एवं लॉरेंस मैनियन के अनुसार कही गई परिभाषा है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट एवं जेम्स वी कोहन के अनुसार इन्होंने कहा, क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है, न कि सिद्धांत के विकास पर। या अनुप्रयोग के सामान्यीकरण पर। यह स्थानीय परिस्थिति में यहाँ व अब मौजूद समस्या पर जोर देता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन सार्वभौमिक वैधता के रूप में न करके स्थानीय उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। ये जॉन डब्ल्यू वेस्ट तथा जेम्स वी कोहन के अनुसार दी गई परिभाषा है। इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैंने जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषा मुझे लगी है, इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, वो परिभाषा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आप कोशिश करेंगे कि इसे एक बार हम ध्यान में रखें ताकि अगर एग्ज़ाम में भी पूछे और आपका फाइल भी बने और आपका नोट्स भी तैयार रहे और एग्ज़ाम में भी पूछे तो वो आपको हेल्प करे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हेडिंग लिखेंगे। पहला इसमें पॉइंट लिखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक परिस्थिति तथा अनुसंधान कार्य है। दूसरा, इसकी प्रकृति अन्य अनुसंधानों की तुलना में अपेक्षाकृत कम औपचारिक एवं लचीली होती है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यमान परिस्थिति में सुधार लाना होता है तथा क्रियात्मक अनुसंधान के लिए चयनित की जाने वाली समस्या का स्वरूप स्पष्ट तथा स्थूल होता है। पांचवा पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या के प्रत्याशित परिणाम के रूप में परिकल्पना की रचना की जाती है, जिसे क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था जस्ट कि
परिकल्पना क्या होता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट ऊपर समझा था परिकल्पना क्या होता है, तो वही यहाँ पे बताया गया कि जो क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या के प्रत्याशित परिणाम के रूप में परिकल्पना की रचना की जाती है, उसे हम क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान के अभिकल्प में लचीलापन रहता है तथा क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि, व्यय तथा श्रम अपेक्षाकृत कम होता है। 8वां पॉइंट है, क्रियात्मक अनुसंधान की मूल प्रवृत्ति स्वयं मूल्यांकन की होती है तथा इसके परिणाम औपचारिक रूप से प्रकाशित नहीं कराए जाते, बल्कि समरूप और सहयोगी संस्थाओं के अभ्यासकर्ताओं में संचरित किए जाते हैं। और आखिरी पॉइंट है हमारा, इसके परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता की क्षमता में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं। ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। अब हम आगे जो देखेंगे, हेडिंग लिखते हैं मौलिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। जो मुख्य अंतर होता है मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें पहले में लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, और दूसरे में लिख देंगे मौलिक अनुसंधान या बेसिक रिसर्च। इसमें पॉइंट में लिखेंगे मुख्यतः जो इम्पॉर्टेंट 4-5 पॉइंट होते हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर ये स्पष्ट करना है, तो हम जो इम्पॉर्टेंट 4-5 पॉइंट है वो मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वह है विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ये क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। तथा मौलिक अनुसंधान का क्या है, नए तथ्यों एवं सत्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। ये हमारा मौलिक अनुसंधान कहता है कि नए तथ्यों एवं सत्यों की खोज करो और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करो। और क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय और कक्षा शिक्षण की कार्यप्रणाली में इसका जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है वो सुधार लाना होता है। दूसरा, शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासक तथा विद्यालय निरीक्षक की समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। तथा मौलिक अनुसंधान का शोधकर्ता को विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि लेना आवश्यक होता है मौलिक अनुसंधान करने के लिए। तीसरा पॉइंट, इसमें क्रियात्मक अनुसंधान में जो होता है समस्या का रूप संकुचित होता है, कक्षा विषय तथा विद्यालय तक सीमित होता है। ये जो होता है वो कक्षा विषय तथा विद्यालय तक ही सीमित होता है, इसीलिए इसका रूप जो समस्या का होता है वो संकुचित होता है। समस्या का व्यवहारिक रूप होता है तथा समस्या का बाह्य मूल्यांकन नहीं होता है। और जो मौलिक अनुसंधान होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा, शोधकर्ता को विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि लेना आवश्यक होता है और इसका जो होता है ये व्यापक रूप होता है। इसका स्वरूप सैद्धांतिक होता है और समस्या का बाह्य मूल्यांकन आवश्यक इसमें होता है। 4 पॉइंट देखते हैं, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। एक समय में एक परिकल्पना का ही सत्यापन किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो होता है परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर, सिद्धांतों पर तथा अनुभव पर आधारित होता है। एक समय में सभी परिकल्पनाओं का सत्यापन होता है, ठीक है, या किया जा सकता है। और आखिरी पॉइंट देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की जो रूपरेखा होती है वो लचीली होती है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ऑलरेडी समझ रखा है। जो क्रियात्मक अनुसंधान पर मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, अगर आपको समझना हो तो आप एक बार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप एक बार जाकर उसे चेक कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। उसमें अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान की क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में हमने सब कुछ उसमें समझ रखा है। तो इसकी जो रूपरेखा लचीली क्यों होती है और शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये हम ही लोग करते हैं। हम छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएँ जो भी होते हैं प्रशिक्षण केंद्र पर जब अपने इंटर्नशिप पे जाते हैं तो ये हमारे द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें जो होता है वो विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये हम लोग करते हैं। और जो मौलिक अनुसंधान होता है इसकी रूपरेखा जो है वो भी लचीली नहीं होती है और शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने सेकेंड पॉइंट में ही समझा था, इसमें विषय में शोधकर्ता को विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि लेना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी समझ रखा है वीडियो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार जाकर उसे अवश्य चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। इसमें देखते हैं विद्यालय की कार्यप्रणाली, इसको पॉइंट में लिखेंगे, विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा स्थिति में प्रगति, सुधार एवं परिवर्तन करना। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है विद्यालय की जो कार्यप्रणाली है और स्थिति में प्रगति, सुधार एवं परिवर्तन करना इसका मेन उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य। दूसरा देखते हैं विद्यालय की रूढ़िवादी तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करके जनतंत्रीय भावना का विकास करना। तीसरा, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक एवं अन्य कार्यकर्ताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा, छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन करके शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं सुधार करना। इसका 4th पॉइंट है। 5वां पॉइंट है रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास करना। जैसे क्रियात्मक अनुसंधान करके हम उस हिसाब से देख लेते हैं, शोध करते हैं,
अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान का मतलब ये होता है शोध करना। शोध करते हैं तो हमें पता चलता है उसके माहौल के बारे में, विद्यालय का क्या माहौल है, इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उस हिसाब से रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य सामाजिक या अन्य कारणों से आई विसंगतियों को दूर करना तथा छात्रों की निष्पत्ति स्तर एवं आकांक्षा स्तर में वृद्धि करना। आठवां पॉइंट है छात्रों के किशोर अपराध, पिछड़ापन तथा अनुशासनहीनता आदि समस्याओं को हल करने में भी सहायता प्रदान करना। और आखिरी पॉइंट है विद्यालय में प्रशासकों एवं प्रबंधकों को विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देना, करने के लिए सुझाव देना। ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। अब हम आते हैं हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र पर। इसका क्या क्षेत्र होता है और कितना व्यापक होता है ये सभी हमने आगे डिस्कस कर लिया है, पर लिखने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय की कार्य प्रणाली के अधोलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला, कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाना। दूसरा, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा, छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इसे उपयुक्त करते हैं। चौथा, छात्रों को अभिरुचि अनुशासन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। पांचवा, शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। छठा, छात्रों को अनुपस्थिति तथा विद्यालय में विलंब से आने की समस्याओं के समाधान में कार्य करते हैं। ठीक है, तथा सातवां पॉइंट है भाषा शिक्षण में वर्तनी यानी कि स्पेलिंग तथा वाचन की समस्याओं के लिए भी जो होता है वो क्रियात्मक अनुसंधान को हम प्रयुक्त में ला सकते हैं, उपयोग में करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। आठवां है परीक्षा में छात्रों की नकल करने की समस्याओं का समाधान करते हैं तथा छात्र एवं शिक्षक संबंधी समस्याओं तथा छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। और आखिरी जो हमारा पॉइंट है क्षेत्र में, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में, वो है विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानाचार्य क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता लेते हैं। तो ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ हमने समझा, उसकी परिभाषा समझी, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, मौलिक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, कि कौन से क्षेत्र हैं, ये कहाँ तक इसका विस्तार है, क्षेत्र विस्तार है, ये हमने सब ऑलरेडी समझ लिया। अब हम आते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से स्टेप होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। प्रथम सोपान, इसमें सर्वप्रथम समस्या के क्षेत्र को पहचाना जाता है। इसके लिए शिक्षक को अपनी क्रियाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तभी उसे समस्या और उसके क्षेत्र की अनुभूति हो सकती है। पहले समस्या के व्यापक रूप की अनुभूति होती है जिसका अध्ययन संभव नहीं होता है, इसलिए समस्या के रूप को निश्चित करने के लिए परिभाषा की जाती है तथा सीमांकन किया जाता है। परिभाषीकरण में समस्या के तत्वों का विश्लेषण करके उसका रूप सुनिश्चित कर लिया जाता है। सीमांकन से समस्या का स्थानीयकरण हो जाता है, इससे समस्या के समाधान के लिए निश्चित दिशा मिलती है। समस्या का स्वरूप निश्चित होने के बाद शोधकर्ता वस्तुनिष्ठ रूप में उसके कारणों का विश्लेषण करता है तथा कारणों के लिए साक्ष्यां भी एकत्रित करता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे यानी कि द्वितीय सोपान पे, जिसमें लिखते हैं समस्या के लिए संभावित समाधान दिए जाते हैं, उन्हें परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर समझा था कि परिकल्पना किसे कहते हैं। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का स्रोत समस्याओं के कारणों का विश्लेषण होता है। शोधकर्ता को उन्हीं कारणों को महत्व देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में हो। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया में क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि की जाती है जिससे समस्या का समाधान प्राप्त होता है। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप को देखते हैं। इसमें देखते हैं क्रियात्मक परिकल्पना समस्या का संभावित समाधान होता है। ये हमने बार बार ऑलरेडी समझ लिया है, इसलिए इनकी पुष्टि यानी कि वेरिफिकेशन के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। एक समय में एक क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। ये भी हमने जस्ट ऊपर समझा था कि एक समय में जो होता है वो एक ही क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि करते हैं। उसको एक ही बार में पहले क्रियात्मक परिकल्पना को यूज़ हम करते हैं। फिर जब ये अगर असफल हो जाता है तब हम दूसरे क्रियात्मक परिकल्पना की ओर बढ़ते हैं। ओके, इतना क्लियर है। रूपरेखा का स्वरूप निश्चित नहीं होता, अपितु अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधानुसार उसका स्वरूप निर्धारित करता है।
एक अच्छी रूपरेखा समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी होती है और उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। शोधकर्ता आवश्यकता अनुसार रूपरेखा को बदल लेता है। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा अधिक लचीली होती है, जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर ही समझा था कि इसकी जो रूपरेखा होती है वो अधिक लचीली होती है। ये भी समझा था क्यों होती है, ठीक है। इसमें प्रदत्तों के संकलन के लिए परीक्षाओं का चयन किया जाता है। ये था हमारा तृतीय सोपान। अब हम फोर्थ स्टेप पे अपने आते हैं, चतुर्थ सोपान। क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा के संपादन के समय शोधकर्ता अपने निरीक्षण के आधार पर प्रदत्तों का संकलन करता है और अंत में छात्रों को परीक्षण भी करता है। छात्रों का यह परीक्षाएं शिक्षक निर्मित होती हैं। प्रमाणित परीक्षाओं को भी प्रयुक्त कर सकते हैं। निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब हम पांचवें सोपान को अपने देखते हैं, पंचम सोपान। संकलित प्रदत्त अर्थहीन होते हैं, इसलिए सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त निष्कर्षों का अर्थापन किया जाता है। साधारणतः क्रियात्मक अनुसंधान में सरल सांख्यिकी प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। इस विश्लेषण से परिकल्पना के संबंध में निर्णय लिया जाता है। यदि एक परिकल्पना की पुष्टि नहीं हो सकी तथा दूसरी परिकल्पना का सत्यापन किया जाता है। जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर समझा था, अगर एक परिकल्पना की पुष्टि नहीं हो पाती है तब हम सेकेंड यानी कि दूसरी परिकल्पना जो हमारी ऑलरेडी तैयार होती है उसका सत्यापन करते हैं। ये सभी हमने ऑलरेडी इस पे चर्चा कर लिया। अनुसंधान के जो स्टेप्स हैं उसमें भी हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसीलिए इसे हम ज़्यादा व्यापक रूप से नहीं, शॉर्ट में ही समझते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे। अब अंतिम सोपान देखते हैं, छठा सोपान यानी कि छठा स्टेप। इसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का जो होता है वो प्रतिपादन किया जाता है। यह निष्कर्ष नवीन ज्ञान की वृद्धि नहीं करते अपितु उन क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं जिससे समस्या का समाधान किया जा सकता है। निष्कर्षों का सैद्धांतिक के बजाय व्यवहारिक स्वरूप होता है। जैसा कि हमने ये भी समझ रखा ऑलरेडी, ये सारे पॉइंट जो हैं, ये सोपान वगैरह के उद्देश्य विशेषता, ये सभी हमने जस्ट ऊपर समझ रखा है। इसीलिए हम इसको इतना अच्छे से व्यापक रूप में नहीं समझेंगे, शॉर्ट में ही समझेंगे। जैसा ये हमने समझ लिया है कि इसका जो होता है निष्कर्ष या जो हमारा सैद्धांतिक के जगह इसका जो होता है यह व्यवहारिक स्वरूप होता है। अभी हमने मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर में भी इसे स्पष्ट किया है, क्योंकि इनके आधार पर क्रियाओं में सुधार तथा परिवर्तन लाया जा सकता है। इनका प्रयोग भी सीमित होता है क्योंकि समस्या का रूप स्थानीय होता है। जिस शिक्षक ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया है उसके निष्कर्षों का प्रयोग वह स्वयं ही अपनी समस्या के सुधार में केवल उसी वर्ष कर सकता है। प्रत्येक वर्ष की जो समस्याएं होती है वो बदलती रहती है और अलग अलग होती है। अगर कभी सेम पड़ती है समस्याएं तो हमने जो अनुसंधान किया उसका तो हमारे पास रिपोर्ट होगा ही, तो उस हिसाब से हम समाधान उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। हमने समझा पहले समझा अनुसंधान क्या होता है, ये सभी हमने चर्चा कर लिया। फिर समझा क्रियात्मक अनुसंधान, इसकी विशेषताएं, उद्देश्य, इसके क्या क्षेत्र है, मौलिक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है तथा क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, ये सभी हमने चर्चा किया इस वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई भी यहाँ पर समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी पर कमेंट बॉक्स चेक करके और इसका निवारण कर सकूँ, आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ, ठीक है। आई होप आपको जो समझाया गया और जो बताया गया वो समझ में आया हो। अब हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा। हेडिंग लिखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा, क्योंकि यहाँ पे हम क्रियात्मक अनुसंधान की फाइल बना रहे हैं, ठीक है। शीर्षक लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे शीर्षक। जो आपका शीर्षक था अभी हमने ऊपर समझा, जो शीर्षक था वही लिख देंगे। विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप प्रशिक्षण के लिए गए हैं वो लिखेंगे। अनुसंधानकर्ता या कर्त्री का नाम, जो आपका नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे। जिस कक्षा का ये आपने समस्या लिया हुआ है उस कक्षा को लिखेंगे। छात्रों की संख्या 20 लिख देंगे। अनुसंधान की अवधि में 1 माह लिख देंगे, ठीक है। ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे यानी कि प्रस्तावना पे। हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे बीएड के द्विवर्षीय सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तृतीय सेमेस्टर में इंटर्नशिप कार्यक्रम रखा गया है। इस संदर्भ में मेरा इंटर्नशिप कार्यक्रम, जिस स्कूल में आपका इंटर्नशिप गया है वो उसका नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। उसका नाम लिख के में निर्धारित किया गया, जिसके अंतर्गत मुझे कक्षा 8, जैसे कि 8 का समस्या 8 का लिखेंगे, 6 का होगा 6 का, 7 का होगा 7 का, मैं विज्ञान विषय का शिक्षणाभ्यास करने को मिला। आपका जो विषय होगा यहाँ पे वो विषय लिख देंगे। इतिहास होगा इतिहास, इंग्लिश होगा इंग्लिश, हिंदी होगा हिंदी, संस्कृत होगा संस्कृत, नागरिक शास्त्र होगा नागरिक शास्त्र, जो भी विषय होगा वहाँ पे
आप लिख लेंगे। जैसे मेरा विज्ञान विषय है तो मैंने यहाँ पे विज्ञान विषय लिखा हुआ है, ठीक है। आप विषय चेंज कर लेंगे बस। का शिक्षणाभ्यास करने को मिला। कुछ दिन शिक्षण अभ्यास करने के बाद पता चला कि मेरी कक्षा में विज्ञान विषय के विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य में नकल करके लाने की समस्या है। समस्या के सही स्थिति के आकलन के लिए मैंने कुछ समय तक विज्ञान विषय की कक्षा का निरीक्षण किया और मैंने पाया कि लगभग 60% छात्र छात्राओं में गृह कार्य में नकल करके लाने की समस्या है, ठीक है। आपका जो समस्या होगा वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, सिर्फ समस्या को। अब हम हेडिंग लिखेंगे समस्या का क्षेत्र। समस्या का क्षेत्र क्या होता है उसे देखते हैं। समस्या जानने के उपरांत मैंने यह भी जानने का प्रयास किया कि यह समस्या कितनी गंभीर है, महत्वपूर्ण है तथा इसका क्षेत्र कितना व्यापक है। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी जानने का प्रयास किया कि यह समस्या केवल कक्षा जो आपका होगा वो लिख देंगे कक्षा 8 के मेरे ही विषय में है या अन्य विषयों में भी है। लेकिन मैंने निरीक्षण एवं अवलोकन से पाया कि छात्र छात्राएं आपका जो विषय है वो लिखेंगे कि गृह कार्य में नकल करके ला रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैंने पाया कि कक्षा 8 के अधिकांश छात्र छात्राओं में आपका विषय लिखेंगे विज्ञान विषय, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट कक्षा जो होगा और आपका जो समस्या वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं गृह कार्य में नकल करके लाने की प्रवृत्ति है। और अगर आपका सेम यही हुआ, सेम यही आपका समस्या अगर आप लेते हैं कक्षा 8 क्लास भी सेम लेते हैं तो आप ऐसे ही सेम उतार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने समस्या का क्षेत्र देखा कौन सा है। अब हम हेडिंग लिखते हैं समस्या का परिभाषीकरण। इसमें देखते हैं कक्षा 8 के विज्ञान के विषय के विद्यार्थियों द्वारा गृह कार्य में नकल करके लाने की समस्या। जैसा कि अभी मैंने ऊपर ही कहा, अगर सेम होगा आपका समस्या तो सेम यहीं से उतार लेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं समस्या की पृष्ठभूमि। हेडिंग लिखेंगे समस्या की पृष्ठभूमि। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति उदासीनता या जागरूकता का अभाव। समस्या की पृष्ठभूमि में हम न लिख देंगे। उसके बाद हम हेडिंग लिखते हैं प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य। प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य हेडिंग लिखेंगे। इसमें पॉइंट में हम लिखते हुए चलेंगे, 7-8 पॉइंट इसमें हम लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा हो गया छात्रों को विज्ञान विषय के महत्व को बताना। जो भी आपके यहाँ पे विषय हो बस आप विषय चेंज कर लेंगे। जैसे इतिहास विषय के महत्व को बताना, नागरिक शास्त्र विषय के महत्व को बताना, हिंदी के महत्व को बताना, ऐसे हम अर्थशास्त्र के महत्व को बताना, वाणिज्य के महत्व को बताना, ऐसे बस हम सब्जेक्ट चेंज कर लेंगे। दूसरा, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को गृह कार्य के महत्व को बताना। चौथा, छात्रों को विज्ञान विषय के गृह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। छठा, छात्रों में विज्ञान विषय में चिंतन, तर्क एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। सातवां, विज्ञान विषय में गृह कार्य में नकल करने के कारणों का पता लगाना। और आखिरी पॉइंट है विज्ञान विषय के गृह कार्य में नकल करने के कारणों का पता लगाकर दूर करने हेतु उपयुक्त सुझाव देना। ये था हमारा प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम इतना लिखेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट होता है वो लिखते हैं विद्यालय के लिए योजना का महत्व। हेडिंग लिखेंगे विद्यालय के लिए योजना का महत्व। इसमें देखते हैं प्रायः यह देखा जाता है कि कक्षा 8 के छात्र छात्राओं में गृह कार्य में नकल करके लाने की प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति उनके बौद्धिक विकास यानी कि ज्ञानात्मक जो हमारा होता है बोधात्मक एवं क्रियात्मक को प्रभावित करता है। मेरे द्वारा किए गए अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में विद्यालय में आने वाली विज्ञान विषय में गृह कार्य में नकल करके लाने की समस्या का निदान एवं उपचार संभव है। इसके द्वारा छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ उनके क्रियात्मक और बौद्धिक ज्ञान में भी वृद्धि होगी, जिसके द्वारा विद्यालय के शैक्षिक वातावरण का जो होगा सर्वोत्तम विकास होगा। यह हम विद्यालय के लिए योजना का महत्व लिखते हैं, यानी कि इसमें हम जानते हैं कि विद्यालय के लिए क्या योजना है, क्रियात्मक अनुसंधान इससे क्या उसका महत्व है, इसके योजना का महत्व लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं हमारे समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण। हेडिंग लिखते हैं समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें पहला बॉक्स में लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरा में समस्या के संभावित जो कारण होते हैं उसे हम लिखते हैं, तीसरा साक्ष्य और चौथा तथ्य या अनुमान। ऐसे हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम ऐसे लिखेंगे। ओके, उसमें सबसे पहला जो हमारा है वह है समस्या के संभावित कारण में लिखते हैं छात्रों का विज्ञान विषय के महत्व को न जानना। साक्ष्य में अभिज्ञान परीक्षण लिख देंगे, अनुमान है यह। दूसरा, छात्रों का विज्ञान विषय में रुचि न लेना, ये भी अभिज्ञान परीक्षण हो जाएगा और अनुमान हो जाएगा तथ्य और अनुमान में। तीसरा, छात्रों का विज्ञान विषय में गृह कार्य करने के महत्व को न जानना, ये वार्तालाप और तथ्य हो जाएगा। चौथा, छात्रों को विज्ञान विषय में गृह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित न करना, ये वार्तालाप और अनुमान हो जाएगा हमारा। पांचवा पॉइंट है शिक्षक द्वारा अत्यधिक गृह कार्य दिया जाना।
ये निरीक्षण और तथ्य हो जाएगा। छठा, छात्रों को विज्ञान विषय के पाठ्य पुस्तक का अभाव होना, ये भी निरीक्षण तथ्य हो जाएगा। सातवां पॉइंट है विज्ञान विषय को समय सारणी में उपयुक्त स्थान न मिलना, ये भी हमारा निरीक्षण और तथ्य हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट है जो वह है छात्रों को उपयुक्त पारिवारिक वातावरण न मिल पाना, यानी कि जिसकी वजह से वो गृह कार्य नहीं कर पा रही। ये हमारा समस्या का संभावित कारण हम समझ रहे हैं, तो इसे हम जो संभावित कारण हो सकते हैं उसे लिखते हैं। ये वार्तालाप और अनुमान हो जाएगा हमारा। ये था हमारे समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण, यहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे बॉक्स बंद भी कर लेंगे, ठीक है। बॉक्स बंद करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब करना भी चैनल को नहीं भूलेंगे गाइस। आप कम से कम मेहनत देख के सब्सक्राइब तो चैनल को अवश्य ही कर देंगे, मेरी मेहनत को देख के, ठीक है। आपके लिए इतना परिश्रम किया है मैंने। अब देखते हैं क्रियात्मक परिकल्पना। हेडिंग लिखते हैं क्रियात्मक परिकल्पना। इसमें दो परिकल्पनाएं हम बनाते हैं। सबसे पहला जो परिकल्पना है उसे देखते हैं। लिखेंगे प्रथम परिकल्पना या क्रियात्मक परिकल्पना, या इसे उप परिकल्पना भी आप लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा। प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना, इसमें देखते हैं यदि छात्रों को विज्ञान विषय के महत्व को बताया जाए, विज्ञान विषय में रुचि उत्पन्न किया जाए, विज्ञान विषय में स्वयं से गृह कार्य करने के महत्व को बताया जाए एवं विज्ञान विषय में गृह कार्य करके लाने के लिए अभिप्रेरित किया जाए, तो इस समस्या का समाधान संभव है। जो हमने ऊपर अभी समस्या के यहाँ पे हमने समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण किया। इसमें जो ऊपर के ये 3-4 पॉइंट लिखे हैं ये हम प्रथम परिकल्पना में लिख देंगे, और जो नीचे के 4-5 पॉइंट है इसे हम द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना में लिख देते हैं, ऐड कर करके, ठीक है। कॉमा लगा लगा के ऐड करते जाएंगे। द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना में बाकी के हम लिख देंगे जो बचे रहेंगे। जैसे यदि छात्रों को विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाए, विज्ञान विषय को समय सारणी में उपयुक्त स्थान दिया जाए, विज्ञान विषय के कक्षा शिक्षण में उचित शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, वह छात्रों को उपयुक्त पारिवारिक वातावरण प्राप्त हो, तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये हमारे द्वितीय क्रियात्मक परिकल्पना में हो जाएगा। तो ये था हमारा क्रियात्मक परिकल्पना, जिसको हमने ऑलरेडी ऊपर समझ लिया कि आखिर होता क्या, ये क्रियात्मक परिकल्पना, ठीक है। इसे हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं क्रियात्मक अभिकल्प क्या होता है। क्रियात्मक अभिकल्प में भी हम जैसे अभी ऊपर एक बॉक्स बनाया था, इसमें भी सेम ऐसा ही एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा खन्ना रहेगा, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा खन्ना रहेगा, ठीक है, जिसमें समय रहेगा। जैसे यहाँ पे पहला क्रम संख्या, दूसरा आरंभ की गई क्रियाएं लिखेंगे, तीसरा विधि, जिस विधि से आप इसका प्रयोग कर रहे हैं वो लिखेंगे, चौथा जो होता है साधन होता है, साधन में शिक्षक ही साधन होता है तो साधन में सारा हम शिक्षक लिख देंगे। और समय जो होता है, समय हेडिंग, इसमें समय एक बॉक्स में लिखेंगे, जो हमारा कुल समय कितने दिन का होना चाहिए, 15 दिन तक का होना चाहिए, ठीक है, 15 डेज। तो ये समय में हम ऐसे समय अपना निर्धारित कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे आप, ठीक है। पहले समझ लेते हैं क्रम संख्या में। पहला देखते हैं छात्रों को विज्ञान विषय के गृह कार्य के महत्व करने के महत्व को बताया गया। विधि कौन सी होगी, वार्तालाप विधि। साधन शिक्षक होगा, 1 से 2 दिन समय में लिख लेंगे। दूसरा, छात्रों को विज्ञान विषय में स्वयं से गृह कार्य करने के हेतु प्रेरित किया गया, ये भी वार्तालाप विधि हमारा हो जाएगा। साधन तो शिक्षक ही सब में होगा, ठीक है, और समय होगा 1 से 2 दिन। तीसरा, छात्रों को उचित संख्या में गृह कार्य दिए गए, ये भी साधन शिक्षक होगा, 3 से 4 दिन, ये भी हमारा वार्तालाप विधि हो जाएगा, यहाँ पे छूट चुका है। चौथा, छात्रों को विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई, ये हो जाएगा हमारा जो विधि होगा वो प्रधानाध्यापक की अनुमति से शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे। शिक्षक साधन हो जाएगा, 3 से 4 दिन, ये भी हमारा समय हो जाएगा। पाँचवा जो पॉइंट है वो है विद्यालय की समय सारणी में विज्ञान विषय को उपयुक्त या उचित स्थान प्रदान किया गया, ये हमारा अवलोकन द्वारा हो जाएगा। अवलोकन विधि या अवलोकन द्वारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साधन शिक्षक ही होगा 1 दिन, ठीक है। छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, इसमें प्रधानाध्यापक की अनुमति से ये भी होगा। शिक्षक जो पीटीएम होगा, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम, इसे हम हिंदी में कहते हैं शिक्षक अभिभावक बैठक। प्रधानाध्यापक की अनुमति से शिक्षक द्वारा, ये भी साधन शिक्षक होगा, और समय जो होगा वो 2 दिन का हो जाएगा। समय हमारा ये हो गया, साधन शिक्षक हो गया, विधि हो गया, और आरंभ की गई क्रियाएं जो की गई है आपने, जो आपने क्रियात्मक अनुसंधान और बच्चों का समस्या का मूल संभावित कारण अभी हमने ऊपर समझा, और उसको हल करने के लिए आपने जो कार्य लिखे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जो कार्य किए हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रियात्मक अभिकल्प में आरंभ की गई क्रियाएं। यहाँ पे बॉक्स इसमें भी बंद कर लेंगे, ठीक है, बॉक्स अवश्य बंद करेंगे। अब हम देखेंगे क्रियात्मक परिकल्पनाओं का क्रियान्वयन तथा विश्लेषण। हेडिंग लिखेंगे क्रियात्मक परिकल्पनाओं का क्रियान्वयन तथा विश्लेषण। इसमें देखते हैं
अनुसंधानकर्त्री या कर्ता जो भी हैं द्वारा क्रियात्मक परिकल्पनाओं में उल्लिखित क्रियाओं को 15 दिनों तक लागू करने के बाद यह देखा गया कि 20 में से 15 छात्र विज्ञान विषय जो भी आपका विषय है में स्वयं से गृह कार्य करके लाने लगे। ये हो जाएगा हमारा क्रियात्मक परिकल्पनाओं का क्रियान्वयन तथा विश्लेषण में। अब हम आते हैं हमारे निष्कर्ष पे। कंक्लूजन तो ज़रूरी है भाई, यहाँ पे कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखेंगे। किसी भी चीज़ का हमारा एक निष्कर्ष निकल के आता है तो उससे ही हम लिखते हैं कि क्या निष्कर्ष इससे मतलब हमें प्राप्त हुआ, क्या समस्याओं का समाधान हुआ और क्या निष्कर्ष हमें मिला, वो हम निष्कर्ष वाले पॉइंट में लिखते हैं। इसमें देखते हैं आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया कि कक्षा 8 के छात्रों में विज्ञान विषय में गृह कार्य करके लाने वाले छात्रों की संख्या 18 से घटकर 3 रह गई है। ठीक है, यानी कि 18 से घट के 3 हो गई है। अतः परिकल्पनाओं को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी ऊपर समझा, जो हमने पढ़ा है उसे ही हम यहाँ पर निष्कर्ष में लिख देंगे। जितना पॉइंट आप चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यदि छात्रों को विज्ञान विषय के महत्व को बताया जाए तो वे विज्ञान विषय में गृह कार्य को स्वयं से करके लाने लगेंगे। उनको विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न किया जाए तो वे गृह कार्य जो है स्वयं से करके लाने लगेंगे। ये हमारा निष्कर्ष होगा। ऊपर जो भी पॉइंट है उसमें से आप और भी जो ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे निष्कर्ष में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं पुनः सत्यापन। हेडिंग लिखेंगे पुनः सत्यापन। इसमें देखते हैं लगभग 15 दिनों के बाद पुनः कक्षा 8 के छात्रों की विज्ञान विषय की कक्षा में गृह कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि 20 में से 18 छात्र स्वयं से गृह कार्य करने लगे हैं। अतः मेरे द्वारा किया गया क्रियात्मक अनुसंधान कार्य पूर्णतः विश्वसनीय है। ठीक है, हम लोग जब पुनः सत्यापन उसका करेंगे और पुनः हम लोग मतलब चेक करेंगे, रीचेक करेंगे। देखें, अब हमने जो क्रियात्मक अनुसंधान किया था जिसके लिए हमने इतने सारे स्टेप्स फॉलो किए, जैसा अभी हमने समझा था स्टेप्स क्रियात्मक अनुसंधान के फॉलो किए, हमने इतनी मेहनत की है, तो उसका क्या अभी तक वो जारी है, वो प्रभाव जारी है, उसका प्रभाव दिखा रहा है, तो उसे हम देखने के लिए एक बार चेक करेंगे ना। तो जब हमने चेक किया तो सारे बच्चे गृह कार्य स्वयं से करके ला रहे हैं, मतलब कि हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कार्य पूर्णतः विश्वसनीय है। अब देखते हैं सामान्यीकरण। हेडिंग लिखेंगे सामान्यीकरण। इसमें लिखते हैं प्रस्तुत क्रियात्मक अनुसंधान से प्राप्त परिणामों को, यहाँ पे आप जिस विद्यालय में गए हैं उसका नाम लिखेंगे, कि अन्य कक्षाओं में इस मतलब प्रशिक्षण के लिए जो इंटर्नशिप पे जिस विद्यालय में गए उसका नाम लिखेंगे, अपने महाविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे, कि अन्य कक्षाओं में इस प्रकार की समस्या आने पर लागू किया जा सकता है और इसके द्वारा सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये था हमारा जनरलाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं यह अनुसंधान कार्य, यहाँ पे आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप पे गए हैं उसी का नाम फिर लिखेंगे, यानी कि जिस विद्यालय में आपने क्रियात्मक अनुसंधान कार्य किया है, ठीक है, वही लिखेंगे हम यहाँ पे। यह अनुसंधान कार्य इस विद्यालय के कक्षा 8 के निम्नलिखित छात्र छात्राओं पर किया गया। आपने जिन छात्र छात्राओं पर यह कार्य किया है, आपने अटेंडेंस रजिस्टर तो बनाया ही होगा, वहाँ से आप 20 छात्रों का नाम या छात्र छात्राओं का नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, बॉक्स बनाएंगे, उसमें पहला लिखेंगे अनुक्रमांक, दूसरा छात्र या छात्रा का नाम। ठीक है, और 1 से लेकर 20 तक जो भी बच्चों का नाम आता है या जो भी आप चाहते हैं जिसका नाम लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, परिशिष्ट में लिखना है। अब हमारा जो अंतिम हेडिंग है वह है संदर्भ ग्रंथ सूची। इसमें हम वो लिखते हैं, मतलब कि हमने ये सारा क्रियात्मक अनुसंधान जो एक्शन रिसर्च है वो हमने किस किस बुक से हेल्प लेकर हमने ये अनुसंधान कार्य किया है वो हम लिखेंगे। तो आप यहाँ पे ये तो लिखेंगे नहीं कि मैंने अभ्युदय क्लासेस यूपी से ये बनाया है, ये फाइल पूरी क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च की पूरी फाइल अभ्युदय क्लासेस यूपी से बनाई, ये तो लिखेंगे नहीं संदर्भ ग्रंथ सूची में। तो उसके लिए हमें कुछ मैटर तो चाहिए, तो आप यहाँ से मैटर ले लीजिएगा। ठीक है, सब एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे लेखक का नाम, ग्रंथ या पुस्तक का नाम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेखक और ग्रंथ और पुस्तक का नाम दिया गया है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी, एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।